हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। कतर का नाम बार बार अफगानिस्तान के यानी तालिबान के और अमेरिका के बीच बार बार आता रहा है। कतर ऐसा मुल्क है जिसकी पहली फ्लाइट बाद में जब अमेरिकन चले गए उसके बाद पहली फ्लाइट कतर की ही काबुल एयरपोर्ट पर उतरी। कतर ही वो जगह है जहां फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। कतर ही वो जगह है जहां 2014 में पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में कायम किया गया तालिबान की तरफ से, और वो अमेरिका की मर्जी से हुआ, अमेरिका के कहने पर हुआ। ये कहने पर क्या हुआ था वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि कतर के लोगों ने इस बात को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड भी कहा। अब कतर के फॉरेन मिनिस्टर तालिबान को समझा रहे हैं कि साहब आप दुनिया की बात क्यों नहीं समझ लेते। हमारे यहाँ भी तो मुस्लिम मुल्क है, हमारे यहाँ भी लेडीज को हमने तालीम का और सारे कामों की गुंजाइश दी हुई है, आजादी दी हुई है। आप कौन सा इस्लाम लेकर के आओगे? यानी अब कतर के लोगों में एक तरह से हुकूमत में तालिबान के खिलाफ एक गुस्सा भी है, लेकिन वो अभी समझाने की हद तक है। तो इस पूरे तालिबान के अफगानिस्तान के मामलात में कतर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिका क्यों कतर को इतना भरोसे के साथ वहां से ये सारा ऑपरेशन अंजाम दे रहा है। कतर में फौजी अड्डा भी उनका है। कतर में ही कुछ लोगों का अरब स्ट्रीट पर ये कहना है कि अल जजीरा टेलीविजन चैनल भी अमेरिका की मर्जी से कतर में चलता है, और वहां भी वो चैनल, मैं आपको आगे बात करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि उस चैनल की और अमेरिकी फौजी अड्डे की दूरी पैदल की है, और ओसामा बिन लादेन की ऑडियो वीडियो सभी हमेशा सिर्फ उसी चैनल को मिलती थी। उस पर बहुत लोग डाउट भी करते थे। अब इस कतर के इस रोल पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो इस पूरे खित्ते को बहुत नजदीक से देखा है। इसके अलावा यूएई के मीडिया के साथ भी आप जुड़े रहे हैं, अब भी उनका आर्टिकल वहां छपता है, और इंग्लैंड को भी देखा है, और उन सबकी पॉलिटिक्स क्या कुछ होती है, क्या तरीके होते हैं, कैसे साजिशें होती हैं, ये बहुत गहराई से उनको मालूम है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये कतर साहब जो हैं वो इतने अहम क्यों हो गए अमेरिका की नजर में, और तालिबान का अफगानिस्तान का मामला हल करने में सिर्फ कतर का नाम बार बार ही क्यों आ रहा है? शुक्रिया काज़मी साहब, आपने आज का जो मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही एक अहम मौजू है, और बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में ये सवाल अक्सर उठ रहा है, और सवालात कर रहे हैं वो लोग भी कि भाई ये कतर जो है उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस जो है आज के ज़माने में क्यों बढ़ती चली जा रही है। और ख़ास तौर से अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ मुआहिदा किया गया और उसके बाद भी कतर का नाम बार बार मंजर आम पर आ रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि पर्शियन गल्फ में जो है बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें से खास तौर पर कतर ही जो है वो इस तरीके की चीज़ों में सबसे आगे, सबसे सरे-फहरिस्त, सबसे लीडिंग रोल क्यों और कैसे अदा करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जॉन नई के बकौल आज की दुनिया में अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क को एक मुस्तहकम मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसको की वैल्यू हो, जिसको कि दूसरे मुल्क जो है इज्जत की नज़र से देखें और काबिल तारीफ मुल्क समझें, उसके लिए आपके पास विजन और स्ट्रेटेजी, यानी कि आइंदा के में आप आने वाले अरसे में क्या करेंगे और उसके लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी, इसके बारे में आपके पास एक खाका पहले से तैयार होना चाहिए। और इस बारे में मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि कतर के जो मौजूदा अमीर हैं तमीम बिन हम्माद बिन थानी, जो कि 2013 में इस ओहदे पर फाइज हुए थे, अपने बड़े भाई के ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद। उनसे पहले उनके वालिद जो हैं शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी जो हैं वो कतर के अमीर थे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अल थानी जो है अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन अरबी में हम इसे अलसानी कहते हैं, तो आगे जो है हम उसका अलसानी लफ्ज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं उससे कंफ्यूज ना हो जाए। तो शेख हम्माद जो हैं उन्हीं ने अपने वालिद
سے بغاوت کر کے جو ہے وہ امیر بنے تھے سن 1995 میں، اور اس کے بعد انہوں نے قطر کے لیے ایک ایسا ویژن تیار کیا جو کہ ان کے بقول قطر کو سارے جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے کے قابل بنانا تھا۔ اور اس کے لیے ان کو معلوم تھا کہ قطر جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، جس کو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیننسولر ایک آئی لینڈ ہے وہاں پر قطر جو ہے، اور اس کا سائز اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پروونس ہو۔ وہاں پر جو میونسپیلٹیز ہیں اسی کے اندر 8 میونسپیلٹیز کے اندر ہی قطر جو ہے پورا بڑھ چکا ہے، اور اس کا انتظام صرف میونسپیلٹی ہی دیکھتی ہے، کوئی پروونس کوئی اسٹیٹ ٹائپ کی کوئی وہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قطر میں تیل اور گیس کے جو ریزروز ہیں، جو ذخائر ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں، اور قطر کی جو مجموعی پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ قطر کی مجموعی پاپولیشن آپ سمجھیے کہ صرف 26 لاکھ کے قریب جو ہے وہ قطری سٹیزنز موجود ہیں اس وقت سینسس کے مطابق قطر میں، اور باقی سارے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ ایکسپیکٹریٹ ورکرز ہیں وہاں کے اوپر جو موجود ہیں۔ تو اس حساب سے عالمی بینک کا یہ کہنا تھا کہ سن 2016 میں ہر قطری فرد کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ $4.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے قطر کی وہ سب سے زیادہ ہے۔ جو ملک مانے جاتے تھے کہ جیسے لگزمبرگ ہے، سنگاپور ہے، وہ ان ملکوں سے بہت کہیں آگے زیادہ ہے۔ تو قطر کے جو امیر تھے شیخ حماد، انہی نے اپنا ایک ویژن قائم کیا کہ ہمیں قطر کو کس راستے پر، کس نہج پر آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے، میں ایک مرتبہ پھر جان نائی کا نام لوں گا، کہ جان نائی کا یہ کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں ڈپلومیسی یا سفارت کاری جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے، اور اس کے سفارت کاری کے ایک دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک چیز کہی جاتی ہے سافٹ ڈپلومیسی، اور دوسری چیز کہی جاتی ہے پبلک ڈپلومیسی۔ تو اس سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے شیخ حماد نے قطر کو ایک ایسا ملک بنانے کا عزم، ایک ایسا ملک بنانے کا پلاننگ کی جو کہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامک ٹریڈیشنز کو بھی فالو کرے اور مغربی ممالک کے زیادہ قریب رہے۔ اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب 1971 میں قطر آزاد ہوا تھا، اس سے پہلے ہی شیخ عبید فورٹ ایئر بیس جو ہے وہ قطر میں قائم ہو چکی تھی، اور قطر نے آزاد ہونے کے بعد بھی اس بیس کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہاں پر امریکہ اور برطانیہ اور ناٹو کے طیارے جو ہیں وہ اس ایئر بیس پر موجود رہتے ہیں، تعینات رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کا جو 7th فلیٹ ہے، جب وہ میڈیٹرینین سے جو ہے وہ عربین سی کی طرف آتا ہے، تو اس کا قیام جو ہے، اس کا اینکریج جو ہے وہ قطر میں ہی شیخ عبید پورٹ میں ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے قطر کو یہ معلوم ہے کہ ڈیفینس، یعنی کہ اس کے دفاع کے لیے اس کو دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے امریکہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یو کے، برطانیہ اور فرانس، ان تینوں کی اس کو حمایت حاصل ہے اگر کچھ ہوتا ہے۔ گلف وار کے دوران بھی جو بہت سارے حملے کیے گئے وہ فورٹ عبید ایئر بیس سے ناٹو کے طیاروں نے کیے، اور اس طریقے سے جو ہے قطر اپنے آپ کو مغربی ممالک کے قریب تر لاتا چلا گیا۔ اور پبلک ڈپلومیسی میں ان کا یہ کہنا تھا شیخ حماد کا کہ ہمیں اپنے ملک کے ہر شہری کو ایک جو ہے اثر انداز اور باوقار شہری بنانا ہے۔ تو قطر، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ قطر پورے مڈل ایسٹ کے اندر اور پرشین گلف کے جو کنٹریز ہیں ان میں واحد ملک ہے جس نے کہ سن 1999 میں سب سے پہلے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا۔ اور 1999 کے جو 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے منایا جاتا ہے، اس دن دانستہ جو ہے پلانڈ طریقے سے شیخ حماد نے اپنے وہاں پر الیکشن قطر میں کرائے۔ تو اس کے ذریعے سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ایک میسج پورے ویسٹرن ڈیموکریٹک ورلڈ کو انہوں نے دیا کہ قطر جو ہے وہ ڈیموکریسی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اب یہ سوال کہ قطر کتنا ڈیموکریٹک ہے، کتنا فری ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے، کیونکہ بہرحال سارے جو حقوق ہیں، سارے جو اتھارٹی ہے وہ قطر کے امیر کے ہی ہاتھوں میں ہے، اور وہ جو آپ کے گورنمنٹ کے 3 ڈفرینٹ اپریٹس ہوتے ہیں، لیجسلیٹو، ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری، تینوں کے ہیڈ جو ہیں وہ امیر قطر ہی ہیں۔ تو مغربی ممالک یا
दूसरे जो कतर के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ नाम निहाद इलेक्शन थे, ये सिर्फ सिंबॉलिक इलेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक पहल की और इसके साथ साथ उन्होंने कतर को एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की जो कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट चीजें मुहैया करा सके। मैं यहाँ ही आपको बताना चाहूंगा कि कतर पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पहला मुल्क था जिसने के 1999 में एजुकेशन सिटी अपने यहाँ कायम की और उस एजुकेशन सिटी में मगरब की जो आप कहिए कि नुमाया यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, टेक्सास A&M है और विल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज है, जिनका की वर्ल्ड रैंकिंग में, एकेडमिक रैंकिंग्स में मकाम बहुत ऊपर की तरफ है। वो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस जो हैं वो कतर में कायम हुए और इसका एक दूसरा वजह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि शेख पब्लिक डिप्लोमेसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जब आप अपने यहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या तालीमी इदारा कायम करते हैं तो वहां पर आप उस पूरे रीजन के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने आप को एजुकेट करने की और उसमें जो आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स आपके यहाँ आएंगे उनके साथ आपके ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे और इन यूनिवर्सिटीज में वो लोग आते हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मुल्क में जाके अहम ओहदों के ऊपर जो है फायज होते हैं, यानी कि किसी कंट्री का हो सकता है कि होने वाला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मिलिट्री चीफ या फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया हो। तो आप जब एक किसी मुल्क में 5 से 6 साल का अरसा बिताते हैं तो आप उसकी कदरों, उसकी कल्चर, उसकी आइडेंटिटी उससे बहुत ज्यादा तौर पर वाकिफ और असरअंदाज भी होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से ताल्लुकात इस्तेवार करने का और ताल्लुकात कायम करने का मौका होता है, ताकि जब वो लोग किसी आला ओहदे पर पहुंचे तो जब अगर कहीं आपको दुश्वारी हो तो वो आप उनकी मदद कर सके। मैं वापस उसी पर आना चाहता हूं कि वो तालिबान के और अमेरिका के बीच में जो रोल अदा किया, ज़ल्मा खलीलजाद यहीं आकर के मिलते थे, बल्कि मैं तो उसे आगे तक कहता हूं कि बंद कमरे में मिलते थे और अशरफ गनी की हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी नहीं होता था। क्या कुछ तय हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग एक बहस है, लेकिन कतर की इतनी अहमियत क्यों बनी, ये बात तो बहुत सी चीजें आपने बताई, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सियासी तौर पर कतर ही क्यों अमेरिका ने चुना? क्योंकि अमेरिका के पास चॉइसेस और भी थी, कुवैत हो सकता था, बहरीन हो सकता था, सऊदी अरब हो सकता था, कतर ही क्यों? देखिए, जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत तफसील पहले बताई है उसमें भी इस बातें पोशीदा है कि कतर ही क्यों एक अल्टीमेट चॉइस बना अमेरिका की। तो जब कतर का कयाम होना था तो उससे पहले जो एक टूरियल स्टेट्स कहा जाता है वो सब बरतानिया के अंडर में थे और जो अभी यूएई जो मौजूद है जिसमें कि 7 एमिरेट्स जो हैं वो शामिल हैं, उसके अंदर बहरीन और कतर को भी शामिल होना था। लेकिन जब कतर के अमीर ने देखा कि यूएई की जो रूलिंग फैमिली है उसके ख्यालात और उनके ख्यालात मिलने के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, उनके साथ हमआहंगी नहीं कायम हो सकती है, तो उन्होंने और बहरीन ने अपना रास्ता अलग अलग कायम किया और दोनों एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर के ऊपर कायम हो गए। तो इसकी वजह एक ये भी है कि उनके अंदर एक विजन मौजूद था और एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वो काम कर रहे थे कि हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, उसके लिए हम अमेरिकी कदरें जो हैं उसको अपनी सोसाइटी में लाना शुरू करेंगे और इसके अलावा जो रूलिंग फैमिली है उसके ताल्लुकात अमेरिकी लीडरशिप के साथ हमेशा इतने पॉजिटिव रहे कि वो जो अमेरिका चाहता है वो उसको अमली जामा जो है, जो प्रैक्टिकल साइड है अमेरिकन विशेष की, वो कतर रीजन के अंदर जो है वो डेवलप करा रहा है। अब आपने जिक्र किया तालिबान का, तो तालिबान का जो एग्जाम्पल है वो सबसे लेटेस्ट है। इससे पहले कतर में ही जो है हमास के मुख्तलिफ जो धड़े हैं, जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है। तुर्की जो है उसकी मीटिंग हो चुकी, उसके मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कतर जो है बहुत दिनों तक इखवान या मुस्लिम ब्रदरहुड को जो है वो सपोर्ट करता रहा, उनके ऑफिस भी कतर में ही कायम हुए। तो ये जो मैंने जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि ये सब जो है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए हैं जिसके जरिए आप जो है अपने आप को एक ऐसा मुल्क के तौर पर तस्लीम करा रहे हैं कि जो नॉन अलाइंड है किसी भी चीज से वो, और दोनों फरीकों के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे हैं कि दोनों फरीक जो हैं, दोनों कैंप्स जो हैं वो आपको
एज अ नेगोशिएटर या सालिस के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। तो कतर ने अपने आप को इस रोल के लिए आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया और उनको वो फैसिलिटीज भी मुहैया कराई कि आप हमारे यहाँ अपना ऑफिस कायम करिए। एक जमाने में कतर में इखवान का ऑफिस भी कायम हो गया था, और हालिया जो आपने एग्जाम्पल दिया तो तालिबान का जो है वो ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो वहाँ कायम हुआ, और दोहा अकॉर्ड जो है वो अफगानिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान जो है वो साइन हुआ। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दोहा का ही क्यों इंतखाब किया या दोहा को ही क्यों सिलेक्ट किया, इसी वजह से कि कतर के ताल्लुकात दोनों तरफ से हैं। उसके ताल्लुकात तालिबान लीडरशिप से भी हैं, उसके ताल्लुकात अफगान करज़ई हुकूमत से भी थे, और जो अफगानिस्तान में दूसरे धड़े मौजूद हैं जो कि पावर को आने के लिए अपना जो क्लेम करते हैं, उनके साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। तो आपको अपना एक ऐसा मकाम लाना कायम करना पड़ता है कि हर आदमी आपके ऊपर इत्मीनान कर सके। अच्छा असद मिर्जा साहब, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे उन्हें अक्सर टेररिज्म के बारे में जब बताता हूं तो ये बताता हूं कि साहब एक ही जगह से आग आती है, वहीं से बुझाने वाले आते हैं, वहीं से लगाने वाले आते हैं। इसमें ये एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल कतर नजर आ रहा है, क्योंकि जब सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र ने ताल्लुकात खत्म किए और इल्जाम लगाया कतर पर कि टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करो, तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि हम तो जो कुछ कर रहे थे अमेरिका के कहने पर कर रहे थे। यानी उसमें उनके हमास से ताल्लुकात वाली बात भी उसी में आती है, तालिबान के साथ ताल्लुकात भी उसी में आती है, और अखवानुल मुस्लिमीन, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई वगैरह अखवानुल मुस्लिमीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसी वजह से मिस्र में हुकूमत उन्होंने अल सीसी की बनवाई है। तो ये बैकग्राउंड देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि जो आग भेजने का, आग बुझाने का, आग लगाने का, हथियार बेचने का जो लार्जर प्लॉट है उसका कतर हिस्सा है क्या? जी नहीं, मैं इसको लार्जर प्लॉट की तरफ से नहीं के नजरिए से नहीं देखूंगा, बल्कि मैं इसको कहूंगा कि ये एक लार्जर मैकेनिज्म का हिस्सा है। क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि जो सब चीजें मुहैया कराई जा रही हैं उसका सोर्स जो है वो एक सिंगल सोर्स है। इसके अलावा मेरी अपनी राय में, मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट से भी इस बारे में उनके ख्यालात जानने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल अरब स्ट्रीम में हमने ये देखा कि एक मुल्क जो है जो कि कल तक बिल्कुल पुरअमन, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहा था, वहां रातों रात एक अपराइजिंग होती है और रातों रात वहां पर जो है एक अपोजिशन कैंप जो है वो कायम हो जाता है, और उस कैंप को रातों रात नई नई टोयोटा गाड़ियां जिनके ऊपर की ऑटोमेटिक मशीन गन्स लोडेड हैं और उनके पास नए नए हथियार, चमकते हुए हथियार उनके पास मुहैया हो जाते हैं। तो ये सब कहाँ से हो जाता है? तो ये आपको समझने में और मुझे समझने में और दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनका सोर्स जानने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होगी, और हम उसको ज्यादा उसको कुरेद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर सवालात हमारे और आपके ऊपर लग जाते हैं कि भाई आप ही को क्यों इस चीज की फिक्र है, क्योंकि ये तो और इसको रंग ये दिया जाता है कि ये तो वहां के अवाम जो हैं वो उनकी राय है, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगर वो किसी गवर्नमेंट या किसी फैमिली के अगेंस्ट में है तो उसकी वजह से वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो वो आपका कहना एक हद तक दुरुस्त है कि देखिए, जो आपको कठपुतलियों की तरह नचाने वाला है वो सोर्स हाथ एक ही रहता है। अब वो हाथ आपसे किस तरीके से काम लेता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहरहाल बहुत ही अहम मोड़ पर हमारी बात आ गई। तो बहरहाल जो आपकी अपनी ओपिनियन है वो अपनी जगह, लेकिन अब कहाँ बात अटकी हुई है? तालिबान कतर की बात क्यों नहीं मान रहे, जब वो कहते हैं कि इस्लाम तो हमारे यहाँ भी है, आप कौन सा इस्लाम लाओगे? और जब आप इख्वानुल मुस्लिमीन या हमास के नजरिए से मिलते जुलते कतर की बात जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो हार्ड लाइन वहाबी नजरिया है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इख्तलाफ नजर आएगा। तो क्या ये वो नजरिए का फर्क है जो कतर और सऊदी अरब के बीच है, वही कतर और तालिबान के बीच में? नहीं, हम इसे देखिए नजरिए का फर्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कतर में भी जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत सलफी इस्लाम को मानने वालों की है, और सलफी इस्लाम एक तरीके से वहाबी इज्म से जो है वो जोड़ा जाता है, और सऊदीया में भी उसी का गलबा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आज की दुनिया के तकाजे हैं, जो प्रैक्टिकलिटीज हैं,
ऑफ द मॉडर्न एज, वहां पर आप किस हद तक एक प्रोपोर्शन में मॉडर्न और जो पुराने या रिलीजियस लाइन्स हैं उनके ऊपर जो है आप कहाँ तक एक तवाजुन और रेशो बरकरार कर सकते हैं। तो कतर जो है उस चीज में अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब रहा, और वही इशारा वो तालिबान को भी दे रहा है कि आप भी इस्लामी हुकूमत या इस्लामिक एमिरेट वहां पर कायम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आज के दौर के तकाजे हैं वो पूरे करने होंगे। आप जो है हर चीज को जो 1400 साल पहले हुई थी या उसके बाद में हुई है उसको आज के दौर में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि इस 1400 साल के दरमियान जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के अलावा जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर खातिर ख्वाह जो है पेशरफ्त हुई है, और आपको कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड जो है, एक मिडिल पॉइंट जो है वो आपको कायम करना होगा कि हम ये लिबरल डेमोक्रेटिक कदरें जो हैं वो वेस्ट, चाहे वो वेस्ट की हो चाहे मगरिब की हो, उनको हम अडॉप्ट करेंगे, और जो हमारी इस्लामिक कदरें हैं हम उनको उनके साथ में उसके बीच में तवाजुन हम कैसे बिठा पाएंगे, ये आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी सबसे बेहतर मिसाल कतर और उसके अलावा पर्शियन गल्फ के जो दीगर ममालिक हैं जैसे कि बहरेन है या यूएई है, उन सबको देखा जा सकता है कि उन सबकी हुकूमतों ने एक तरीके से इन दोनों चीजों के बीच में एक बहुत अच्छे तरीके से दोनों में कंप्रोमाइज किया है और एक कॉमन ग्राउंड पर आने में वो कामयाब रहे हैं। तो यही तजवीज जो है, यही सजेशन जो है वो ईरान तालिबान को भी दिया जा रहा है कि वो भी इसी तरीके से अपनी हुकूमत को कायम करे, क्योंकि तालिबान इस वक्त जो है वो बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आगे चलने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी डिमांड्स हैं कि उसको तालिबान को वो तस्लीम करना चाहिए, और तालिबान के जो 90% या आप 99% लोग कहिए कि जो सपोर्टर्स हैं वो उन कदरों से बिल्कुल नाआशना है, उनसे बिल्कुल वो अवेयर नहीं है और वो नहीं चाहते। क्योंकि जो हमें इस सवाल के जब हम गहराई से मुताला करते हैं तो ये पाते हैं कि अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है वो हमेशा से एक फ्यूडल ऑटोक्रेटिक सोसाइटी रही है, जिसमें कि जो ट्राइबल चीफ है या जो किसी भी गांव का मुखिया है वो सबसे अहम शख्स होता है, और जो बात वो कह देता है वो कानून बन जाती है। तो अभी तालिबान जो माइंडसेट है अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स का, तालिबान को सबसे पहले उस पर काम करना होगा, और उसके बाद अपने आप को भी थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को भी थोड़ा बहुत उनको तब्दील करना पड़ेगा कि वो वेस्टर्न नेशन जो हैं उनके साथ उनके मुतालबात जो हैं, खास तौर से हुकूक निस्वा जो है उसके ऊपर, यानी कि राइट ऑफ वीमेन, राइट टू एजुकेशन, इसके ऊपर उनको खास तौर से फोकस करना होगा। और उसके साथ ही साथ उनको अगर अपना इक़्तिदार, अपनी हुकूमत जो है वो ज्यादा लंबे अरसे तक कायम करनी है, तो अफगानिस्तान के छोटे छोटे दूर दराज के जो गांव हैं वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनको मॉडर्न चीजें दस्तयाब करानी होंगी, जैसे कि पानी, बिजली, सीवरेज, जो कि वहां पर बिल्कुल नाम निशान नहीं कहीं मौजूद है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों के अलावा अगर आप किसी छोटे कस्बे में भी चले जाएं तो ये सब चीजें वहां पर मुहैया नहीं है। तो अगर तालिबान उस रास्ते पर काम करना शुरू करते हैं तो तभी उनको वेस्टर्न एड जो है या वेस्टर्न माली मदद जो है तभी बआसानी मुहैया हो सकेगी। और इसके साथ साथ वेस्टर्न नेशंस उनसे यह कहीं पर भी इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी इस्लामी कदरों को जो है वो भूल जाइए। लेकिन आप जो अब एक दूसरा सवाल ये आ जाता है कि हमें एक दूसरा मौजू या एक दूसरा एपिसोड करना पड़ेगा कि आप शरिया को अपने आज की जिंदगी में किस हद तक शामिल कर सकते हैं, और उस शरिया को नाफिज करने के लिए हुकूमत जो है किस हद तक जो है वो आगे जा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तवाज़ुन, एक बैलेंस बनाने के लिए आपको जो है एक विजन के साथ में काम करना होगा, और एक स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हम ये चीज हासिल करने के लिए हमें इस तरीके से काम करना होगा। तभी जाके तालिबान जो है वो एक कामयाब हुकूमत अफगानिस्तान में मुस्तकबिल में कायम कर सकते हैं, जो कि आने वाले आइंदा वक्त में हमेशा बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने खास तौर पर कतर पर काफी डिटेल से बताया और उनका जो सियासी विजन है उसके बारे में बताया, और उसको आपने मैकेनिज्म कहा कि वो एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म एक तरह के का उन्होंने बनाया है अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के साथ जुड़ करके। बहरहाल इन इस पूरे खित्ते को समझने के लिए बहरहाल बहुत सी चीजें गहराई से समझने की जरूरत है। हर मुल्क की अपनी अपनी पहचान है, कल्चर है, अपनी सोच है,
मसलक भी हैं और मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उसी के हिसाब से ज़ाहिर है मुल्कों को आगे चलना होता है। और अब शुरू में ऐसे कुछ इशारे भी मिले थे कि वो शायद तालिबान ईरान की तरह से कोई हुकूमत बनाएंगे जिसमें सुप्रीम लीडर का एक प्रोविज़न है। इसी तरह से उन्होंने अपने अमीरुल मोमिनीन का एक ऐलान किया, यानी वो सुप्रीम लीडर ही, लेकिन शायद अभी कोई बात बन नहीं रही है। इनकी तैयारी की कमी तो इस बात से जाहिर हुई कि उन्हें 2-3 हफ्ते के बाद ये ऐलान करना पड़ा कि हमें किंग जाहिर शाह का ही कॉन्स्टिट्यूशन कबूल कर लेंगे, जो कुछ शरीयत के खिलाफ होगा उसे नहीं मानेंगे, जो शरीयत के मुताबिक होगा। तो इसमें महसूस ये हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों की कोई तैयारी, कोई ढंग की कोई टीम ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना पाते, यानी मुल्क का तरीका इस्तेमाल जिसे कहा जा सकता है वो भी वो तैयार नहीं कर पाए हैं। ये बहरहाल एक कमी की बात है, आने वाले वक्त में देखेंगे क्या कुछ होगा। लेकिन कतर के बारे में आपने काफी तफसील से बताया और वो क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में मैंने भी जो कुछ बहरहाल अपने ऑब्जर्वेशन बीच में बताए। हमारे नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, सोचने का तरीका हो सकता है अलग अलग, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको कुछ कहना तो आपको नहीं, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ मैंने शेख हम्माद की बात की, वहाँ पर मुझे उनकी बीवी जो है उनका भी ज़िक्र करना चाहिए कि पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए एजुकेशन के फील्ड में। कतर फाउंडेशन एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा कायम उन्होंने किया है जिसके थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर कतर ने बहुत ज़्यादा काम किया है दूसरे मुल्कों की बनिस्बत। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें डिप्लोमेटिक टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना ही होगा अगर आप एक छोटा मुल्क होने के बाद अपने आप को उस सफ में लाना चाहते हैं कि आप एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर हो। और इसी का नतीजा ये है कि कतर को जो है स्टॉकहोम का जो इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूट है उसने एक मिडिल पावर करार दिया है, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा रुतबा है कि आप एक इतने छोटे से मुल्क को जो कि सिर्फ एक जजीरा नुमा मुल्क है वो एक मिडिल पावर के तौर के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान के तहत ही आप काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब। और मैं अपने दर्शकों से, व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात कम ही मिल पाती है। ये मेरा एक सोचना था कि जिस पर असद मिर्जा साहब ने बाकायदा स्टडी की, सब्जेक्ट पर मैं चाहता था कि लोगों को जरूर बताएं कि आखिर कतर इतना अहम क्यों है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।